नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के तीसरे कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर इन दोनों कविताओं को पढ़ने के पश्चात अब इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। कविता में देखिए इनके द्वारा लिखित पहली कविता सब घर एक कर देने के माने। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी जिस तरह से बच्चा जब खेलता है तो उसे हर घर अपने खेलने का स्थान लगता है, यानी जाति धर्म संप्रदाय इन सब से बच्चे को कोई मतलब नहीं होता। उसे अपने खेलने के लिए यानी हर सामग्री वस्तु व्यक्ति हर चीज को वो अपने खेल के अनुरूप बना लेता है। ठीक उसी तरह से कविता भी पाठक को पूरी तरह से अपने अनुकूल कर लेती है, यानी कविता और बच्चे दोनों ही एक तरह से अंतर और भेदभाव की जो समस्या है उसे वो पूरी तरह से अलग कर देते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय जाति धर्म संप्रदाय छोटा बड़ा अमीर गरीब यानी जो भी भेदभाव वाले शब्द हैं उन सबको पूरी तरह से वो निरर्थक कर देते हैं। उसी प्रकार से कविता भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की बात ना करके बल्कि शब्दों के खेल के माध्यम से वो अपनी पूरे कार्य समाज को एक तरह से एकता के बंधन में बांधती है। सब घर एक कर देने के माने, इसका अर्थ है सबको अपने अनुकूल कर लेना, सबको एक तरह से संतुष्ट कर देना, ये इसका अर्थ होगा। इसे अपने शब्दों में करके आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने यानी उड़ने को चिड़िया के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है और खिलना इसे फूल के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है और इन दोनों का ही कविता से प्रत्यक्ष संबंध है। कवि की उड़ान कवि की कल्पना चिड़िया के माध्यम से यहाँ व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से चिड़िया उड़ती है उसी तरह से कवि भी अपनी कल्पना की उड़ान भरता है और जिस तरह से फूल खिल करके अपने सौंदर्य सुगंध को चारों ओर वातावरण में फैलाते हैं, ठीक उसी तरह से कवि भी अपने शब्दों के माध्यम से कविता के माध्यम से अपने सौंदर्य और सुगंध को पाठक तक पहुंचाता है। इसलिए इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है, इसका सीधा संबंध है। प्रश्न 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चा इन दोनों को कवि समानांतर यानी एक समान समझ रहा है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी चिड़िया की उड़ान और फूल का खिलना इससे श्रेष्ठ कवि कविता की को मान रहा है, लेकिन बच्चों और कविता की उड़ान को कवि ने समानांतर यानी एक श्रेणी का माना है, क्योंकि बच्चे भी क्रियाशील होते हैं और उनमें रचनात्मकता होती है। ठीक उसी तरह से कवि भी शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में रचनात्मकता और क्रियाशीलता लाता है, गतिशीलता लाता है, इसलिए ये दोनों ही समानांतर हैं। इसलिए कवि ने कविता और बच्चे को समान रखा है। प्रश्न 4,
कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का अर्थ है बिना मुरझाए महकने के माने इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मुरझाए महकने माने इसमें म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। जहां भी काव्य पंक्तियों में आपको एक वर्ण दो या दो से अधिक बार मिले वहां आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। बिना मुरझाए महकने के माने यानी फूल जो है वो एक सीमित समय तक अपने सौंदर्य को बिखेर सकता है। खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी उसका मुरझाना और उसका नष्ट होना निश्चित है। ये फूल नहीं समझ सकता क्योंकि कविता जो है वो बिना मुरझाए अनंत काल तक अपने सौंदर्य को बिखेरती रहती है, अपने सुगंध से पाठकों का मन प्रसन्न करती रहती है। इसलिए कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का अर्थ है जिसे फूल नहीं समझ सकता, यानी कविता अनंत काल तक पाठक के मन को प्रसन्न करती रहेगी। वो जब भी उसे पढ़ेगा उसी संतुष्टि के साथ उस कविता को पढ़ सकता है, इसलिए बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं समझ सकता। प्रश्न 5। ये 4 प्रश्न आपकी पहली कविता से लिए गए हैं और 5वां प्रश्न दूसरी कविता बात सीधी थी पर। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? सहूलियत यानी सही तरीके से। इसका अर्थ है कि कोई भी रचना करते समय सहूलियत यानी सही तरीके से आडंबर के साथ अपने भावों को प्रकट ना करके, बल्कि रचना करते समय कवि भारी भरकम शब्दों का प्रयोग न करके, यानी अपनी विद्वता का निरर्थक प्रदर्शन न करके ऐसी शब्दावली का प्रयोग करे जो समझ में आए, जो पाठक आसानी से समझ सके और अपनी बात को सहज व व्यावहारिक भाषा में कहना कवि की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे आम लोग कवि की भावना को समझ सके। यही कवि का आशय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यानी निरर्थक विद्वता के फेर में ना पढ़ करके भाषा को सही शब्द में, सही अर्थ में, सही स्थान पर अपनी रचना में प्रयोग करने से ही कविता प्रभावी बनेगी। प्रश्न 6। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा परस्पर यानी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी-कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के चक्कर में यानी आडंबर पूर्ण शैली का प्रयोग करने पर सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, यानी उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करने पर मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबर पूर्ण व चमत्कार पूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और उस श्रेष्ठता यानी विद्वता के प्रदर्शन के फेर में वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। इसलिए कवि को यह समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, यानी उसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी विशिष्टता के साथ किस प्रसंग में कहाँ प्रयोग करना है, इसका प्रयोग कब उचित है कब अनुचित है,
तभी वो कविता पाठक को आसानी से समझ में आएगी। हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो, यानी समान अर्थ को प्रकट करने वाले हो या पर्यायवाची हो, फिर भी शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव को, उसके अर्थ को खो देना, ये उपयुक्त नहीं है। बात सीधी थी। इस कविता में ये पूरी तरह से स्पष्ट है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में बात टेढ़ी हो जाती है क्योंकि वो अपनी सहजता को खो देती है। प्रश्न 7, बात यानी कथ्य जो कहा गया है कवि के द्वारा अथवा लेखक के द्वारा के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित विम्बों मुहावरों से मिलान करें। कविता में निम्नलिखित मुहावरों का बहुत ही सटीक प्रयोग कवि ने किया है। का बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। जिस तरह से चूड़ी मर जाने पर पेच अच्छे से नहीं कसता है, उसमें कसावट नहीं आती है, उसी तरह से कथ्य को यदि सही रूप में न कहा जाए तो वो प्रभावहीन हो जाता है। खा बात की पेच खोलना, यानी बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की पेच खोलना यानी उसे सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, जिस तरह से शरारती बच्चे पकड़ में नहीं आते हैं, उसी तरह से अगर कथ्य सही नहीं है, उचित नहीं है, तो बात का पकड़ में ना आना। पेच को कील की तरह ठोक देना, जब बात अपना स्वाभाविक अर्थ प्रकट ना करे, कथ्य सही स्थान पर ना हो, तो उसे उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है कि बात बिगड़ने ना पाए, लेकिन उससे भाषा में कसावट नहीं आती। बात में कसावट का न होना। कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं। कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखे। ये कविता पढ़ने के पश्चात और अपनी अन्य कविताओं के आधार पर भी बात से जुड़े कुछ मुहावरों का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे बातें बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, और इन सभी मुहावरों का प्रयोग हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी करते रहते हैं। बात का धनी होना, बात रखना, बात बढ़ाना, इन सब के वाक्य प्रयोग भी सहजता से हम लोग करते रहते हैं। तो इसे आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी में लिख लेंगे। व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी जब हम बात के यानी कथ्य को अपने जबरदस्ती कठिन शब्दों का या निरर्थक पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग करके उसको अर्थ देना चाहते हैं, तो वो अपनी सहजता को, अपने स्वाभाविक अर्थ को खो देती है और भाषा में बेकार घूमने लगती है, यानी उसकी सहजता नष्ट हो जाती है विद्वता के फेर में। आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। वास्तव में इस युग में भी, वर्तमान समय में भी कविता की अपार संभावनाएं हैं और ये कविता के बहाने, इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट भी कर दिया है कि भले ही हम कितना अधिक यांत्रिकता के युग में आ जाएं, लेकिन कविता की जो संभावना है
वो पूरी तरह से बनी हुई है। चूड़ी, कील, पेच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कवि ने कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित कीजिए। यानी भाषा को और अधिक समृद्ध यानी प्रभावशाली एवं संप्रेषणीय, एक दूसरे से अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए बिंबों और उपमानों के महत्व पर, बिंबों और उपमानों का बहुत अधिक महत्व है, इसको स्पष्ट करते हुए हम सब कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग काव्यखंड के चौथे कवि के बारे में, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे।